नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच अपने विचारों, भावनाओं और देश की समस्याओं को लेकर आप जो समझते हैं और जो देश को बताना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उस विषय पर बात करने के लिए आपके बीच हूं। दोस्तों, आज अगर देश की कोई समस्या है तो वो हमारे भाई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और ऐसा क्यों है और ऐसा पूरा देश अब क्यों मानने लगा है, क्यों सोचने लगा है? और आखिर एक बड़ी उम्मीद से इस देश ने नरेंद्र मोदी को चुना था, बड़ी उम्मीद लगाई थी, बड़े सपने दिखाए थे, वो बड़े झूठ बोले थे, बड़े जुमले छोड़े थे जिस पर लोगों ने भरोसा किया और मोदी को सत्ता दी। आज मोदी जी सत्ता में बने रहने के लिए एक से बढ़कर एक अपराध कर रहे हैं। लोग अब सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, विचार करने लगे हैं, और या यूं कह सकते हैं कि लोगों को अब अफसोस होने लगा है या तकलीफ होने लगी है, दर्द होने लगा है कि उन्होंने गलती कर दी नरेंद्र मोदी को चुन करके। अब अगर जिस समय मैं ये बात कह रहा हूं, इसके अभी 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया है चुनाव का, जहां 3 राज्य नरेंद्र मोदी जीत गए हैं और वहां सरकार बनवाई है। किस तरह की, ये आपको पता है। खैर, उस बात पे नहीं जाते। सरकार चुनाव कैसे जीते हैं ये आपको भी पता है, और वहां का माहौल क्या था उनके विरोध में ये भी आपको पता है। तो चुनाव अगर जीते हैं तो निश्चय ही ईवीएम से जीते हैं। अभी बात ईवीएम की नहीं, बात जो आज आपके सामने रखी है मेरे दोस्तों, वो ये है कि मोदी का डर क्या है, मोदी इस तरह के क्यों हैं, मोदी पक्के गुजरात चोरवादी क्यों हो गए, गुजराती चोरवादी क्यों हो गए। मतलब अडानी, अंबानी या विनोद अडानी या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे भगोड़े, चोरों, बैंक करप्ट, बैंक फ्रॉड लोगों के साथ क्यों खड़े हो गए, या पूरे देश को, देश के व्यापारियों के कानों पर बंदूक रख करके उनके संस्थान को छीन करके अडानी को क्यों देने लगे, या पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी खुद अडानी के जरिए कब्जा करने के बारे में क्यों सोचने लगे। आम आदमी के बारे में एक बार भी नहीं सोचते नरेंद्र मोदी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है? नरेंद्र मोदी आम आदमी की बात ही नहीं करते, देश की समस्याओं की बात नहीं करते, देश के युवाओं की बात नहीं करते, देश के गरीबों की बात नहीं करते, देश के मजदूरों की बात नहीं करते, देश के किसानों की बात नहीं करते। और अगर वो बात करना चाहें, अपनी समस्या लेकर सामने आए, तो उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। आखिर नरेंद्र मोदी में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया, कहां से, कैसे, आखिर क्या हुआ? 2014 से पहले नरेंद्र मोदी इस तरह की बात तो नहीं करते थे। हालांकि वो थे ऐसे ही, लोग समझने में गलती कर गए, भूल कर गए। मैंने आपके सामने यह भी रखा था कि अगर गुजरात मॉडल को प्रस्तुत करके नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई, और अगर पूरा देश गुजरात मॉडल हो जाए तो देश को मिलता क्या? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विनोद अडानी, गौतम अडानी, अंबानी, या वो गुजराती फ्रॉड चोर हर्षद मेहता से लेकर जो आज तक करते आ रहे हैं, वही मॉडल मिलता पूरे देश को? तो क्या ये मॉडल, अब 1-2 अडानी को बर्दाश्त करना, 1-2 अंबानी को बर्दाश्त करना, 1-2 मोदी और ललित मोदी, नीरव मोदी को बर्दाश्त करना, क्योंकि वो आपके पैसे लेकर भागे हैं, उतना ही मुश्किल हो रहा है अगर देश के हर प्रदेशों से ये निकलते और ऐसा ही गुजरात मॉडल पूरा देश होता तो क्या होता? पूरा देश ही खत्म हो गया होता, लूट गया होता, बिक गया होता, गुलाम हो गया होता। खैर, अब आज इस बारे में भी नहीं, बात का मुद्दा आज का यह है कि मोदी का आखिर डर क्या है। निश्चय ही ये गलतियां जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा संसद पर हमला हुआ, उस पर बात करने नहीं देना चाहते, बहस नहीं चाहते। आपको याद होगा पुलवामा जैसी घटना पर जब वो सबका मुंह बंद कर डाले, अपने राज्यपाल का ही मुंह बंद कर डाले, तो बात ये इस घटना पर वो क्या बोलेंगे, क्या बोलने देंगे। मणिपुर आज भी चल रहा है जिस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है।
किसान आज भी मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है थोड़े थोड़े अमाउंट के लिए, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई आज भी 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है लोगों को, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। खाद्यान्न तेल आप देख रहे हैं कि लोग कितने महंगे खरीद रहे हैं, लोगों की महंगाई से कमर टूट रही, उस पर बात करने के लिए मोदी तैयार नहीं है। बेरोजगारी अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुकी है, शायद भारत 1947 के भी पीछे चला गया है बेरोजगारी के मामले में, उस पर नरेंद्र मोदी बात करने के लिए तैयार नहीं। तो आखिर नरेंद्र मोदी बात किस पर करेंगे? और सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री किस लिए हैं? क्यों है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? क्यों बने प्रधानमंत्री? सिर्फ अडानी की सेवा करने के लिए, अडानी का पैसा बढ़ाने के लिए, अडानी को काला धन मुहैया कराने के लिए, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को देने के लिए, पूरे देश पर इनडायरेक्टली बैकडोर से कब्जा करने के लिए, पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए? आखिर क्यों है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब देश की समस्याओं पर बात करने के लिए तैयार नहीं? चाहे वो संसद हो या सड़क, सड़क पर कोई बात करने की कोशिश करेगा तो उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में डाला जाएगा। संसद के अंदर नेता अगर बात करेंगे तो उसे उठाकर फेंक दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। आपने देखा 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया मात्र इसलिए कि संसद की सुरक्षा पर बहस की जाए, नहीं करने के लिए तैयार हुए। एक ऐसे नेता को भी निलंबित किया जो सदन में ही नहीं था। ऐसे तो मूर्ख और अनपढ़ बैठे हैं, इनकी तरफ से डिफेंड करने के लिए इनकी पार्टी को या मोदी को। खैर, बात यहां यह आती है कि आखिर ये सारी घटनाएं, ये सारे परिवर्तन, आज आरएसएस पूरी तरह से हक्का बक्का है ये 3 राज्यों में चुनाव जीतने के, क्योंकि आरएसएस ने अपने कैडर्स को बोला था कि नहीं देना है वोट, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, फिर भी ये जीत गए। आरएसएस हक्का बक्का है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर हक्का बक्का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता है वो भी हक्का बक्का है। ये रिजल्ट कहां से आया? कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी? जितना आश्चर्य आज कांग्रेस नहीं है, उसकी राइवल पार्टी जो वो जीत रही थी, उससे ज्यादा यह आश्चर्य में है कि आखिर जीत कैसे गए मोदी खुद। खैर, लेकिन ये तो साबित ही हो गया, ये तो कहने की बात नहीं है कि डेफिनेटली ईवीएम से जीता गया है। और अगर कांग्रेस या पूरा देश के नेता या पूरा देश ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी के इन दुराचारों को रोका जाए, तो उसका एकमात्र एक ही रास्ता है, वो है ईवीएम को हटाना, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना। ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को करनी चाहिए, और मैं समझता हूं शायद करेंगे भी। ईवीएम रहा तो 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रहेगा नहीं ईवीएम, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी सारी योजनाएं फेल होंगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो तो यही कहती है। खैर, ये सारी चीजें, ये सारे दुर्गुण, ये सारी समस्याएं अगर नरेंद्र मोदी में भरी, देश इस मुसीबत में फंसा, देश के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है, आम आदमी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सवाल मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं, जहां तक मैं रिसर्च करता हूं और मैं अध्ययन करता हूं, मेरे सामने, मेरी समझ में तो यही आया है कि इन सब के पीछे एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी का डर, कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। और कुर्सी जाने के बाद डेफिनेटली वो कहां जाएंगे ये तो आपको पता है। तो सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी इतने डरे क्यों हुए हैं? नरेंद्र मोदी को, और अगर डरे हैं, जो कर रहे हैं वो तो डर के ही लोग करते हैं, अपने को सुरक्षित कर देना, अपने बारे में सोचना, किसी भी तरह से उनकी कुर्सी ना खिसक जाए, उसके ही सारा उनका काम, सारी उनकी इवेंट, उनका जो भी षड्यंत्र है, सब कुछ कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि कहीं उनसे प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ से निकल न जाए। और ये डर आया कहां से? अच्छा ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी डर के मारे ये सब कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी डरते किससे हैं? ये आपका सवाल होगा, ये मेरा भी सवाल है। आप बताइए, मैं भी बता रहा हूं। मेरे दोस्त, अगर मुझसे पूछो, आप क्या बोलोगे आप कमेंट में लिखना, लेकिन अगर मुझसे पूछो आप कि नरेंद्र मोदी किससे डरते हैं, नरेंद्र मोदी का डर क्या है? डर तो रहे हैं, डर के ही ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी डरते किससे हैं? नरेंद्र मोदी को किसका डर है? मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी एकमात्र, और किसी से नहीं डरते। विपक्ष को तो वो कुछ समझते नहीं, जब चाहेंगे ईडी भेजकर अंदर करवा देंगे, जब चाहेंगे रेड करवा देंगे, गलत सलत केस डलवा देंगे, अंदर करवा देंगे। कुछ लोगों को करके रखा है, आप खुद देख रहे हैं। नहीं डरते। डरते किससे? मतलब विपक्ष से नहीं डरते।
दूसरे नेताओं से नहीं डरते, छोटी मोटी पार्टियों से नहीं डरते, आम जनता से तो बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उनके वोट की जरूरत ही नहीं है। उनके पास तो ईवीएम है, पेगासस है, पेगासस से हैक करके ईवीएम के जरिए वो सरकार बना लेंगे, तो इसलिए भी नहीं डरते। उनको जरूरत ही नहीं आम आदमी की, तो आम आदमी से डरने की क्या जरूरत है? जो चाहो उनके साथ अत्याचार करो, वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने मोदी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन वोट गया बीजेपी में, जीत गई बीजेपी। वोट दिया कांग्रेस को, जीत गई बीजेपी। तो कहने का मतलब वोटर की भी जरूरत नहीं है उनको, आम आदमी की भी जरूरत नहीं है उनको। आम आदमी को, अब 80 करोड़ लोगों को उन्होंने भीख का कटोरा हाथ में थमा दिया, क्या वो 80 करोड़ लोग इनको वोट किए करेंगे? खैर, ये तो सच है, जिनके घरों में बेरोजगार बैठे हैं बच्चे, उनके पढ़ लिख करके, वो वोट करेंगे। या वो जो जिनके बच्चे, जिनका पूरा समय 5 किलो अनाज की भीख लेने में गुजर जाता है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, वो वोट करेंगे। या महामारी में जो गंदे से गंदे तरीके से मर गए और उनका अंतिम संस्कार तक सीधे नहीं हुआ, वो करेंगे। कौन करेगा वोट? जीएसटी से सताया हुआ, या नोट लॉन्चिंग से सताया हुआ, या कौन करेगा वोट? वो किसान करेंगे वोट, जिनके घरों के प्रमुख किसान आज भी कुछ पैसों के लिए आत्महत्या कर ले रहे हैं, वो करेंगे वोट। कौन करेगा वोट? ये सबसे बड़ी समस्या, मतलब वोट की उनको जरूरत ही नहीं है। तो फिर डरते किससे हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को किससे? मैंने कहा विपक्ष उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, उल्टा जो चाहे बिगाड़ सकते हैं विपक्ष को, जब चाहे जेल भेज सकते हैं। आम आदमी से उनका कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ना काम कर रहे हैं ना उनसे वोट मांग रहे हैं। वो तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए रैलियां करते हैं, माहौल बनाने के लिए, और वोट ईवीएम से ले लेते हैं। डरते किससे हैं नरेंद्र मोदी? मेरे दोस्त, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी को अगर दुनिया में किसी से डर लगता है तो अपने पीछे बैठे नेताओं से, ठीक अपने पीछे बैठे, अंतिम कतार में नहीं, मतलब दूसरी कतार के नेताओं से, और उन नेताओं से जो आम आदमी के लिए अच्छा काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, या करने की कोशिश कर रहे हैं, या कर ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी को एक अच्छे नेता, जनप्रतिनिधि, जनप्रिय नेता, जनहित के बारे में काम करने वाले नेता, जनहित के बारे में फैसला लेने वाले नेताओं से नरेंद्र मोदी को डर लगता है। नाम आप खुद समझ सकते हैं। अभी 3-4 नेताओं को ठिकाने लगाए हैं। सिंधिया हो गए, उधर महारानी हो गई, वसुंधरा जी, उधर रमन हो गए, शिवराज हो गए, अभी ठिकाने लगाया है। ठिकाने क्यों लगाया है? डरते हैं, यही डर है। अब ये लोग, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, आम आदमी में, समाज के लिए अच्छा काम किए होंगे, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद उनको हासिल होगा। यही बात इनको सताती है और इसी से डर लगता है। नरेंद्र मोदी को एक रबर स्टाम्प चाहिए, जो मुख्यमंत्री का स्टाम्प हो, मोदी के कहने पर उस प्रदेश के फैसलों पर स्टाम्प लगाए। फैसले तो वो राज्यपाल के जरिए लेते हैं, मतलब राज्यपाल के जरिए फैसले लागू करवाते हैं, या क्या फैसला है वहां पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री को तो सिर्फ स्टैंप की तरह साइन करना होता है। राज्यपाल पहले से ही केंद्र की कठपुतली होता है, मोदी की कठपुतली है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसमें कोई हिम्मत नहीं है, प्रशासनिक सवाल उठाना है, बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। तो अगर कोई नेता जनप्रतिनिधि नेता हो, जनप्रिय नेता हो, जनहित में काम करता हो, वो उससे इन्हें बहुत परेशानी है। और आप देख रहे हैं, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ काम भी ठीक ठाक कर रहे हैं, जनप्रिय नेता भी हैं, आम जनता उनको पसंद करती है। आम जनता और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रही है, यानी जनप्रिय है तभी तो, और जनहित में फैसले ले रहे होंगे तभी तो वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रही है, उस कुर्सी तक पहुंचाना चाहती है। और यही बात नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आती। नरेंद्र मोदी अंतिम कतार में से कोई एक
बिल्कुल अपनी ही तरह अनपढ़, अनाड़ी और गंवार, भले ही उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हो या पीछे, वो बात छोड़ दीजिए। काम का अनुभव जिसे ना हो, अनपढ़ और गंवार हो, उस आदमी को उठाकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देते हैं। बोलते हैं भाई यहां से हम निर्णय लेकर भेजेंगे, तुमको तो बस साइन करना है, राज्यपाल मुहर लगवा लेंगे, काम चलता रहेगा, तुम्हें कहीं आवाज नहीं उठानी है। अगर वहां दंगे होंगे, अगर वहां फसाद होंगे, अगर वो प्रदेश मणिपुर बनता है, अगर वो प्रदेश जम्मू कश्मीर बनता है, अगर वो इस तरह की बातें और घटनाएं हों, तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, चुपचाप अपने कार्यालय में बैठे रहना, अपने घर से बाहर मत निकलना, जो होगा हम देख लेंगे, फैसले हम ले लेंगे। यही नरेंद्र मोदी चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को बिठाते हैं। उदाहरण सामने है, मणिपुर का है, वहां का राज्यपाल और वहां का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, सिर्फ वहां की तस्वीरें नरेंद्र मोदी को पेगासस के जरिए भेज करके कि थोड़ा एंजॉय कीजिए मोदी जी, यहां क्या हो रहा है, काम हो क्या रहा है वहां, और वहां की समस्या का समाधान आज तक क्यों नहीं हुआ। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को अगर किसी से डर लगता है तो वो जनप्रिय नेता से, वो जनहित में काम करने वाले नेताओं से, चाहे अच्छे या बुरे जो भी रहे हों। शिवराज सिंह चौहान पता नहीं कितने, बहुत से घोटालों का आरोप उन पर लगा होगा, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। नहीं तो मोदी डरते क्यों, मोदी उनको किनारे लगाने के लिए पीछे क्यों पड़ जाते। वही हाल रमन का भी था, वही हाल वसुंधरा का भी है, कुछ तो किया होगा जिससे लोग उनके पीछे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और यही नहीं चाहते जिसके साथ कोई ना हो, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ डाबर की तरह पूंछ हिलाकर हिलाए, ऐसे ही नेता और कार्यकर्ता नहीं, ऐसे ही आदमी चाहिए, स्टैंप, रबर स्टैंप, जिसे वो मुख्यमंत्री बनाए, जिसे वो राज्यपाल बनाए, जिसे वो बड़े से बड़े पदों पर बिठाएं, जो सिर्फ उनके आदेश पर आंख बंद करके मुहर लगाए, साइन करे, काम करे। यही है नरेंद्र मोदी का डर। नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो अपने ही नेताओं से डरते हैं, अपने ही दूसरी कतार में बैठे नेताओं से डरते हैं, अपने ही पार्टी के योगी आदित्यनाथ जैसे मुखर नेताओं से डरते हैं, जो बोलने से नहीं हिचकते। वसुंधरा और हमारे महाराज जी सिंधिया और हमारे रमन जी और शिवराज जी, ये तो बेचारे लतिया के आ गए, लतियाए गए और निकाले गए एक तरह से, और आकर के बैठ गए चुपचाप घर में अपने। क्या करेंगे, जो भी है भगवान का फैसला है। लेकिन डर था, इनका डर नरेंद्र मोदी को था, तभी तो इनको ठिकाने लगाए। अब अगर उनको रिटायर करना चाहते तो खुद पहले रिटायर होते। रिटायर की उम्र तो हो गई है बहुत पहले, वो आजीवन रिटायर नहीं होंगे, जब तक जिएंगे कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ जैसे मुखर और प्रखर नेताओं से डर लगता है। और भी नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह तो वो उनमें कोई बात नहीं है, उनसे डरते भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोटा सा भी खतरा नरेंद्र मोदी बोल नहीं लेना चाहते। वो अब आगे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इधर देवेंद्र फडणवीस, इधर योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को निपटाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि इन लोगों से, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इन सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय, जनप्रिय, जनप्रतिनिधि या जननायक या जनहित में फैसले लेने वाला या योगी हैं। उनकी निगाह में, भले ही देश की निगाह में चाहे जैसे हो, भले ही कुछ आबादी उनको गलत मानती हो, वो है, लेकिन नरेंद्र मोदी की का जो इन्वेस्टिगेशन है, नरेंद्र मोदी की जो टीम है जो इन्वेस्टिगेट करती है, यार इसका ग्राफ बढ़ रहा है, इसको काटना है, इसको निकालना है, इसको पर कतरने हैं, इसको हटाना है। सबसे प्रमुख अगर कोई नरेंद्र मोदी की हिट लिस्ट में आज है तो वो योगी आदित्यनाथ है। कहने का अर्थ यह है, मैं इस वीडियो में आपको बस ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का डर क्या है। मोदी किससे डरते हैं? अपने ही नेताओं से, अपने ही जनप्रिय नेताओं से, अपने ही कुछ प्रखर प्रमुख नेताओं से। उनको अपने आप से, मतलब अपने आसपास से ही डर लगता है। वो बाहर के लोगों को तो निपट लेंगे। अब ईडी नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ के घर कैसे भेजेंगे? सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ कैसे करेंगे? थोड़ी परेशानी होगी। करेंगे तो जरूर, जिस दिन लग जाएगा कि एक मुश्किल पैदा करेंगे तो उस दिन करेंगे तो जरूर। तो सबसे ज्यादा डर उन्हें इन लोगों से लगता है।
अपने ही नेताओं से लगता है, अपने ही दूसरी कतार के नेताओं से लगता है कि कहीं कोई उन्हें ओवरटेक ना कर जाए। यहां तक कि अगर अब इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अगर माना जाए तो वो सबसे पहला नाम है जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं नरेंद्र मोदी, वो है अमित शाह। अपने आप और अपनी परछाई से भी नरेंद्र मोदी को डर लगता है। इतना अनसिक्योर्ड फील करते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतने ही आप जानते हैं जो अज्ञानी होता है वो उसका यही आचरण होता है, वो अपनी परछाई से भी डरता है। और वही हाल नरेंद्र मोदी का है। तो नरेंद्र मोदी के डर के बारे में आप समझ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए इसी वीडियो में, मात्र 2-3 मिनट में। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की ताकत अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कमेंट में डालिए, लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मेरा जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी की ताकत अडानी है, नरेंद्र मोदी की ताकत गुजराती माफिया है, चोर हैं, बैंक फ्रॉड हैं, ब्लैक मनी है। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत, यानी पैसा नरेंद्र मोदी की ताकत है। और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये सारी ताकतें तो इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं जो इनकी ताकत को बढ़ाती हैं, लेकिन इनकी ताकत, असली ताकत क्या है? नरेंद्र मोदी की असली ताकत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कायर होना, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कायरता नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। और उसका प्रमाण आपके सामने है। इन 3 नेताओं को, 4 नेताओं को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुचल कर रख दिया, इनका मार मर्दन कर दिया, इनका आप देख रहे हो क्या किया। और इससे पहले कर चुके हैं आडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, मुरली मनोहर जोशी को, बहुत से लोगों को जो जनप्रिय थे, सबके साथ नरेंद्र मोदी ने यही किया है। लेकिन अफसोस ये कि जिनके साथ नरेंद्र मोदी ये करते हैं वो कायरों की तरह चुपचाप बैठ जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। यही नरेंद्र मोदी की ताकत है। और जिस दिन इन दूसरी कतार में बैठे नेताओं में यह साहस आ जाएगा कि वो बोलने लगेंगे, सच का सामना करने लगे, सच सुनने लगेंगे, सच कहने लगेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी कहीं नहीं दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी की ताकत भारतीय जनता पार्टी के कायर नेता है, जो जनहित में सच भी नहीं बोल पाते, जनता के दर्द को भी नहीं उठा पाते, जनता के साथ भी खड़े नहीं हो पाते। आपने देखा होगा किसानों को कुचल दिया गया, ये साथ नहीं दे पाए। आपने देखा होगा मजदूरों को रौंद दिया गया, ये साथ नहीं दे पाए। आपने देखा होगा जो वन रैंक वन पेंशन या ओल्ड पेंशन के लिए लड़ने वाले बुजुर्ग, उनका साथ नहीं दे पाए। आपने देखा होगा कि ये नेता किसानों का समर्थन भी नहीं कर पाए, भले ही वो 13 महीने बैठे रहे सड़क पे। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी के मामले में ये नेता हिजड़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा महंगाई पर ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मोदी अगर नहीं बोलते, लेकिन ये तो मुंह खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद अडानी के खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता सांस तक नहीं ले पा रहा है। ये उनकी कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और दुनिया में अडानी से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। और उसके खिलाफ जब ये नहीं बोल पाते नेता, तो ये आपके लिए क्या बोल पाएंगे, आपके लिए क्या बोलेंगे? ऐसे कायर नेताओं से आप कोई उम्मीद लगाए हैं, कोई उम्मीद रखते हैं कि कल आपके लिए बोलेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, तो आप गलत हैं।